हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ यानी कि क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, चलो। बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य। क्षारीय सामर्थ्य के बारे में हमने आई इफेक्ट में भी पढ़ा था। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लोन पेयर दान करता है उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, जो लोन पेयर दान करता है उसे क्या बोलते हैं? क्षार। तो हम पहले लिख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर दान करते दान करते हैं। ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर दान करते हैं क्षार होते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर दान करते हैं क्षार होते हैं। ठीक है, अब जो जितना अधिक लोन पेयर दान करेगा वो उतना अधिक क्षारी। भाई जो लोन पेयर दान करेगा वो क्षार, तो जो जितना ज्यादा लोन पेयर दान करेगा वो उतना अधिक क्षारी होगा, मतलब उसकी क्षारी सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। जो जितना अधिक लोन पेयर दान करेगा दान करेगा वो उतना अधिक वो उतना अधिक क्षारी यानी कि बेसिक होगा। ठीक है, जो जितना अधिक लोन पेयर दान करेगा वो उतना अधिक क्षारी होगा, मतलब उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो उतनी ही अधिक होगी। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन ज्यादा क्षारी कौन कम क्षारी? तो उसके लिए कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ, या बेसिसिटी भी बोल सकते हैं अपन नॉर्मल। बेसिसिटी, बेसिसिटी व्युत्क्रमानुपाती। लोन पेयर का रिजोनेंस रिजोनेंस में भाग लेना। बेसिसिटी व्युत्क्रमानुपाती 1/, लोन पेयर का रिजोनेंस में भाग लेना। मतलब ये हुआ कि लोन पेयर जितना अधिक रिजोनेंस में भाग लेगा क्षारीयता उतनी ही कम होगी। भाई यही मतलब हुआ ना, बेसिसिटी व्युत्क्रमानुपाती लोन पेयर का रिजोनेंस में भाग लेना, मतलब लोन पेयर रिजोनेंस में जितना अधिक भाग लेगा बेसिसिटी क्षारीयता उतनी ही कम होगी। ठीक है ना, लोन पेयर लोन पेयर जितना अधिक रिजोनेंस में भाग लेगा भाग लेगा उसकी क्षारीयता उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पॉइंट पढ़ लेते हैं जो भी हमने लिखे।
देखो पहली बात तो ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर दान करते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जितना अधिक लोन पेयर दान करेगा, जो जितना अधिक लोन पेयर दान करेगा वो उतना अधिक बेसिक होगा, ठीक है। फिर कंसेप्ट है बेसिसिटी विथ क्रमानुपाती, 1/लोन पेयर का रिजोनेंस में भाग लेना। मतलब लोन पेयर जितना अधिक रिजोनेंस में भाग लेगा, जितना अधिक रिजोनेंस में भाग लेगा उसकी क्षारीयता उतनी ही कम होगी, ठीक है बेटा। ये कंसेप्ट होते हैं जिससे हम ये पता कर लेंगे कि कौन कम बेसिक कौन ज्यादा बेसिक। पहले आप ये नोट करो, फिर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलो यहाँ पे समझते हैं, ये जो है इसको एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिलीन। और ये इथाइल एमीन है, ये कौन है, इथाइल एमीन, ठीक है। अब हमको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो दोनों में ही नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बना देते हैं, ठीक है, बना दिया। अब चूंकि दोनों के ऊपर लोन पेयर है तो दोनों का लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेगा, ठीक है ना। दोनों के ऊपर लोन पेयर है तो दोनों का लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेगा, क्लियर। दोनों का लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेगा, सॉरी दोनों का नहीं, इसका। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसका लोन पेयर रिजोनेंस में भाग ले रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिजोनेंस है, रिजोनेंस है। अच्छा यहाँ पे रिजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि लोन पेयर जितना अधिक रिजोनेंस में भाग लेगा उसकी क्षारीयता उतनी ही कम होगी। तो इथाइल एमीन में तो रिजोनेंस है ही नहीं, मतलब इसका लोन पेयर तो अपने स्थान पर रहेगा। लेकिन इसमें एनिलीन में रिजोनेंस हो रहा है तो इसका लोन पेयर रिजोनेंस में भाग ले रहा है, मतलब इसकी क्षारीयता कम होगी। तो हम लिख सकते हैं कि ये लेस बेसिक है, कैसा है, लेस बेसिक। और इसके मुकाबले ये कैसा होगा, मोर बेसिक, मोर बेसिक। कुछ नहीं करना है, जहां पे लोन पेयर रिजोनेंस में गया समझो उसकी बेसिसिटी वहीं कम हो गई, क्लियर। अच्छा, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। अगला देखो, इन दोनों में भी देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा। ये एनिलीन है, ये कौन है, एनिलीन। और ये पायरीडीन है, ये कौन है, पायरीडीन, ठीक है ना। एक है एनिलीन और एक है पायरीडीन। तो हमको बताना है कि एनिलीन और पायरीडीन, एनिलीन और पायरीडीन इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, एनिलीन और पायरीडीन में से ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में भाग ले रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये रिजोनेंस में भाग ले रहा है, मतलब यहाँ पे रिजोनेंस है। तो हम लिखेंगे रिजोनेंस है। अच्छा, क्या यहाँ का लोन पेयर रिजोनेंस में भाग ले रहा है, देखो लोन पेयर जब डबल बॉन्ड के पास ही आ जाए या लोन पेयर जब डबल बॉन्ड से अटैच हो तो वो लोकेलाइज्ड हो जाता है, कैसा हो जाता है, लोकेलाइज्ड। मतलब ये जो लोन पेयर है ये रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा क्योंकि ये लोकेलाइज्ड है, कैसा है, लोकेलाइज्ड। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जैसे केटायन एनायन यदि डबल बॉन्ड से आके जुड़ जाते हैं, डबल बॉन्ड से आके जुड़ जाते हैं तो वो रिजोनेंस में भाग नहीं लेते, यानी कि लोकेलाइज्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के पास ही आ गया तो ये हो गया लोकेलाइज्ड, मतलब यहाँ पे रिजोनेंस नहीं होगा। लोकेलाइज्ड उसे बोलते हैं जो अपने स्थान को छोड़ के कहीं ना जाए, तो यहाँ पे रिजोनेंस नहीं होगा, तो लिखेंगे नो रिजोनेंस, ठीक है। अब जहाँ पे रिजोनेंस होगा वहाँ पे बेसिसिटी कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लेस बेसिक, लेस बेसिक। और ये हो जाएगा मोर बेसिक, मोर
बेसिक, ठीक है ना बेटा। मोर बेसिक, तो इसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, है ना। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा और यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, ठीक है। अच्छा, ये रिजोनेंस में भाग ले रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, हाँ ये रिजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजोनेंस है। अच्छा, ये एनिलीन है, ये कौन है, एनिलीन, इसको बोलते हैं पाइरोल, इसको क्या बोलते हैं, पाइरोल बोलते हैं, पाइरोल, क्या बोलते हैं, पाइरोल। तो एनिलीन का जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे रिजोनेंस है, रिजोनेंस है, यहाँ पे रिजोनेंस है, रिजोनेंस है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो, तो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, इसमें भी रिजोनेंस है, इसमें भी रिजोनेंस है, तो यहाँ पर भी रिजोनेंस है, रिजोनेंस है, ठीक है। अब रिजोनेंस तो दोनों में ही है, ठीक है ना, रिजोनेंस तो दोनों में ही है। फिर कैसे पता करें कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है और कम बेसिक कौन है, कैसे पता करें, बोलो कैसे पता करें। भाई रिजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है, तो कैसे पता करें कि कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक। देखो सुनो बात को, रिजोनेंस तो दोनों में ही है, अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि किसका लोन पेयर रिजोनेंस में ज्यादा भाग ले रहा है, क्योंकि यदि लोन पेयर रिजोनेंस में ज्यादा भाग लेगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो रिजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल हो रहा है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, इधर से तो है ही सही। अच्छा, इधर से भी रिजोनेंस हो रहा है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब इसका जो लोन पेयर है इस पायरोल का, वो दो तरफ से रिजोनेंस में जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें रिजोनेंस ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे यहां पे लिखेंगे मोर रिजोनेंस, मोर रिजोनेंस। इसके कंपेयर में इसकी बात करूं तो इसमें लेस हो जाएगा, है ना, तो यहां पे लेस रिजोनेंस, लेस रिजोनेंस, ठीक है बेटा। इसमें रिजोनेंस में केवल एक ही तरफ से भाग ले रहा है लोन पेयर, जबकि यहाँ पे दो तरफ से जा रहा है लोन पेयर, तो इसमें ज्यादा रिजोनेंस होगा, इसमें कम होगा। अब रिजोनेंस यदि कम है तो क्षारीयता ज्यादा होगी, देन मोर बेसिक, देन मोर बेसिक। और यदि रिजोनेंस ज्यादा है तो क्षारीयता कम होगी, देन लेस बेसिक, देन लेस बेसिक। भाई हमने क्या लिखा कि लोन पेयर जितना अधिक रिजोनेंस में भाग लेगा, है ना, ये देखो लोन पेयर जितना अधिक रिजोनेंस में भाग लेगा उसकी क्षारीयता उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे रिजोनेंस, यहाँ पे लोन पेयर दो तरफ से रिजोनेंस में भाग ले रहा है, मतलब इसमें ज्यादा रिजोनेंस है, तो मोर रिजोनेंस देन लेस बेसिक, है ना। रिजोनेंस ज्यादा है, रिजोनेंस ज्यादा है, इसलिए बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम, तो इसकी बेसिसिटी कम, इसकी ज्यादा, है ना। यहाँ पे उसके मुकाबले इसमें लेस रिजोनेंस है, मतलब कम है, तो बेसिसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, नोट करो। अगला देखो, यहाँ पे ये लोन पेयर, यहाँ पे ये लोन पेयर, इसका नाम एनिलीन है, एनिलीन, और इसको बोलते हैं बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है लोन पेयर सिंगल डबल, हाँ हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजोनेंस है, रिजोनेंस, रिजोनेंस है। अच्छा, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल, यहाँ पे रिजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस। अब जहां पे रिजोनेंस होता है वहां पे बेसिसिटी कम हो जाती है, तो ये लेस बेसिक होगा,
देन लेस बेसिक। और यहाँ पे रिजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो ये मोर बेसिक, मोर बेसिक। ठीक है ना बेटा। बेसिसिटी किसकी ज्यादा है पता करना बहुत आसान है। जहां पे रिजोनेंस में लोन पेयर गया, जहां पे लोन पेयर रिजोनेंस में गया, समझो उसकी बेसिसिटी वहीं कम हो गई। ठीक है ना, नोट करो। अच्छा इसमें देखो, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, क्या इसमें रिजोनेंस है? नहीं, नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस। क्या इसमें रिजोनेंस है? नहीं, नो रिजोनेंस। क्या इसमें रिजोनेंस है? हाँ, ये रिंग है, ये क्या है? रिंग है। ठीक है ना। तो इसका लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे रिजोनेंस है, रिजोनेंस है। ठीक है बेटा, यहाँ पे रिजोनेंस है क्योंकि ये जो C6H5 है ये फिनाइल रिंग होती है ना। और यहाँ पे लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेगा तो यहाँ पे रिजोनेंस है। तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, लेकिन इसमें रिजोनेंस है, मतलब इसकी बेसिसिटी तो ऑलरेडी कम हो गई, तो ये तो लेस बेसिक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी लेस बेसिक, ये तो बहुत कम बेसिक हो गया। अब इन दोनों में यदि पता करना है तो रिजोनेंस तो दोनों में ही नहीं हो रहा, फिर कैसे पता करें? तो यहाँ पे पता करेंगे हम आई इफेक्ट से। यदि इसकी मैं बात करूं तो इसमें प्लस आई इफेक्ट है, जबकि यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ते हैं? हमेशा पढ़ते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई। यदि कहीं पे प्लस आई प्रभाव हो रहा है तो प्लस आई जब बढ़ेगा, प्लस आई जब बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इसकी बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी इससे ज्यादा है। ठीक है ना। अच्छा ये कौन है? ये इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन। ठीक है ना। ये कौन है? ये अमोनिया है, अमोनिया। ये कौन है? ये अपना एनिलीन है, एनिलीन। ठीक है ना। तो एनिलीन में रिजोनेंस हो रहा है इसलिए ये सबसे कम बेसिक, और इन दोनों में इसके पास प्लस आई है इसलिए ये ज्यादा बेसिक, ये कम बेसिक। नोट करो। चलो यहाँ पे देखो, ये फिनाइल रिंग है, ये क्या है? फिनाइल रिंग। तो यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है, यहाँ पे दो रिंग लगी हुई है, दो रिंग लगी हुई है, यहाँ पे तीन रिंग लगी हुई है। ठीक है ना, तीन रिंग लगी हुई है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो केवल एक ही तरफ से रिजोनेंस में जाएगा, जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो दो तरफ से रिजोनेंस में जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो तीन तरफ से रिजोनेंस में जाएगा, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा रिजोनेंस होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे मोर रिजोनेंस, मोर रिजोनेंस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेस रिजोनेंस, लेस रिजोनेंस, लेस रिजोनेंस। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे केवल एक रिंग है तो एक रिंग में रिजोनेंस होगा, यहाँ पे दो रिंग है तो दो रिंग में रिजोनेंस होगा, यहाँ पे तीन रिंग है तो तीन रिंग में रिजोनेंस होगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा रिजोनेंस है तो मोर रिजोनेंस, यहाँ पे कम रिजोनेंस है तो लेस रिजोनेंस। अब रिजोनेंस जब अधिक होता है तो बेसिसिटी कम होती है ना, मतलब इसकी बेसिसिटी कम होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देन लेस बेसिक, और इसके पास लिखेंगे मोर बेसिक, देन मोर बेसिक। तो बेसिसिटी का क्या ऑर्डर बना? ये सबसे ज्यादा, उससे कम ये, और ये सबसे कम। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। कौन सा अधिक क्षारीय है? इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि ये जो नाइट्रोजन है, देखो इनको नंबर भी दे रखे हैं, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का। तो इनमें बताना है कि कौन सा अधिक क्षारीय है। ठीक है, चलो देखो
जैसे मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं तो इस पे लोन पेयर होगा, हाँ ठीक है होगा। इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होगा, हाँ होगा। इस पे भी लोन पेयर होगा, हाँ सर होगा, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ रिजोनेंस हो रहा है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा, चला गया, यहाँ पे रिजोनेंस है, रिजोनेंस। अच्छा, क्या यहाँ पे रिजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस। अच्छा, क्या यहाँ पे हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, हाँ यहाँ पे रिजोनेंस है, ये लोन पेयर रिजोनेंस में भाग ले रहा है, तो यहाँ पे रिजोनेंस है, यहाँ पे रिजोनेंस है, रिजोनेंस। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेसिसिटी, बेसिसिटी व्युत्क्रमानुपाती 1/, लोन पेयर का रिजोनेंस, ठीक है। मतलब लोन पेयर जितना अधिक रिजोनेंस में भाग लेगा बेसिसिटी उतनी ही कम होगी, तो ये रिजोनेंस में जा रहा है इसलिए इसकी बेसिसिटी कम है ना, ये वाला भी रिजोनेंस में जा रहा है इसलिए इसकी बेसिसिटी भी कम, लेकिन ये ये वाला रिजोनेंस में नहीं जा रहा है तो इसकी बेसिसिटी कैसी होगी, ज्यादा। मतलब ये यदि मैं आंसर दूं तो इसका आंसर होगा 2 नंबर वाला नाइट्रोजन, कौन सा, 2 नंबर वाला, ठीक है ना, 2 नंबर वाला, ये इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो ये वाला मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक, अरे मोर बेसिक है ना, मोर बेसिक, ये वाला कैसा होगा, मोर बेसिक, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये दोनों लेस बेसिक होंगे, नोट करो। चलो अगला देखो, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस एम या प्लस आई के समानुपाती, माइनस एम या माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। देखो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है उसको प्लस एम और प्लस आई वाले बढ़ाते हैं, जबकि माइनस एम या माइनस आई वाले कम करते हैं। तो प्लस एम या प्लस आई के समानुपाती और माइनस एम या माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब ऑर्डर बनाए तो ऑर्डर में सबसे आगे प्लस एम आएगा और सबसे पीछे माइनस एम, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो जो एम प्रभाव होता है वो बहुत अधिक प्रभावी होता है, मतलब बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। एम प्रभाव आई प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, तो बढ़ाने पे आ गया तो सबसे ज्यादा बढ़ा देगा और घटाने पे आ गया तो सबसे ही कम कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बढ़ाने वाला है तो सबसे अधिक बढ़ा देगा और ये घटाने वाला है तो सबसे कम कर देगा, ठीक है। बाकी बीच में फिर ये आई वाले आ जाएंगे, प्लस आई बढ़ाते हैं इसलिए ये आ गया, माइनस आई वाले घटाते हैं इसलिए ये पीछे आ गया, जीरो वाले का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इधर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है और लोन पेयर वाले ग्रुप का लोन पेयर यदि रिजोनेंस में भाग ले तो उसका हम कौन सा इफेक्ट लिखते हैं, प्लस एम। अच्छा, ये जो मिथाइल है इनका प्लस आई होता है ना, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं तो हम जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पे हेलोजन के पास लोन पेयर तो होता है लेकिन उसके बाद भी हेलोजन के केस में इनका माइनस आई कंसीडर करते हैं क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इनका अधिक होता है, तो यहाँ पे हम माइनस आई लेंगे। और NO2 में क्या है, NO2 में डबल बॉन्ड होता है, इसका डबल बॉन्ड जब रिजोनेंस में जाएगा तो इसका माइनस एम इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो प्लस एम वाले सबसे आगे आ जाएंगे, फिर प्लस आई, फिर जीरो, फिर माइनस आई और फिर माइनस एम। इस तरह से बेसिसिटी का ऑर्डर बनेगा, नोट करो। चलो आगे देखें, नेक्स्ट। इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं, आर्थो इफेक्ट। देखो क्या होता है, यदि एनिलिन, एनिलिन कौन, इसका नाम एनिलिन है, इसका नाम कौन है, एनिलिन, इसका नाम क्या है, एनिलिन। तो यदि एनिलिन की आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए,
यदि एनिलीन की आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए तो बनने वाले कंपाउंड की क्षारीयता एनिलीन से कम हो जाएगी। क्लियर है? यदि एनिलीन, देखिए ये एनिलीन है, इसकी आर्थो पोजीशन पे यदि मैं कोई ग्रुप जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी बेसिसिटी एनिलीन की तुलना में हमेशा कम होगी। ये होता है आर्थो इफेक्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूं, एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पर यदि कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए, यदि कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उस यौगिक की क्षारीयता हमेशा हमेशा एनिलीन से कम होगी, हमेशा एनिलीन से कम होगी। ठीक है ना? हमेशा एनिलीन से कम होगी, एक्सेप्ट OH। मतलब ये जो इफेक्ट है ये OH पे नहीं लगेगा, है ना? ये जो इफेक्ट है ये OH पे नहीं लगेगा, इसलिए हमने लिखा एक्सेप्ट OH। ठीक है, पढ़ो तो एक बार। एनिलीन एनिलीन की आर्थो स्थिति पर यदि कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उस यौगिक की क्षारीयता हमेशा एनिलीन से कम होगी। इसी को आर्थो इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन ये इफेक्ट OH पे नहीं लगेगा, इसलिए एक्सेप्ट OH, है ना? नोट करो। चलो बना लिया। देखो अब सभी एनिलीन है तो वो रिजोनेंस वाली चीज तो भूल जाओ, है ना? अब हमको एम या आई इफेक्ट देखना पड़ेगा, है ना? तो एनिलीन में तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है तो यहाँ पे तो 0। अच्छा यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। अच्छा यहाँ पर भी प्लस आई और यहाँ पर भी प्लस आई। ठीक है, प्लस आई। क्लियर? लेकिन एक चीज आप समझो, जो CH3 होता है उसका प्लस आई के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगता है आर्थोपेरा पोजीशन पे। तो मैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ लगता है? आर्थो और पेरा पे। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ लगता है? आर्थो और पेरा पे। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रोल है? बेसिसिटी बेसिसिटी समानुपाती हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यदि बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर? अब यदि मैं यहाँ पे ऑर्डर बनाऊं, ऑर्डर, है ना, इनकी बेसिसिटी के ऑर्डर बनाए तो देखो ये सब प्लस वाले हैं जो बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, मतलब इनकी सबकी बेसिसिटी एनिलीन से अधिक होगी। क्लियर?
इनकी सबकी बेसिसिटी एनिलीन से अधिक होगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये वाली चीज देखना है, आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट में हमने क्या लिखा कि एनिलीन मतलब ये एनिलीन, एनिलीन की आर्थो स्थिति पर यदि कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उस यौगिक की क्षारीयता हमेशा एनिलीन से कम होगी, हमेशा हमेशा एनिलीन से कम होगी। तो इसकी आर्थो स्थिति पे यदि मैं कोई ग्रुप जोड़ दूं तो ये बनता है, मतलब इसकी क्षारीयता हमेशा एनिलीन से कम होगी, इसकी क्षारीयता हमेशा एनिलीन से कम होगी। मतलब एनिलीन को आगे रखना है, इसको पीछे, ठीक है ना। तो यदि हम इनको नंबर दे दें, जैसे मान लो इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं, इसको 4 नंबर दे देते हैं, तो एनिलीन से भी कम हो जाएगी, मतलब 2 नंबर वाला सबसे पीछे जाएगा, उसके बाद 1 नंबर, ठीक है। एनिलीन से भी कम हो गई तो इसको पीछे रख दिया, एनिलीन को आगे रख दिया, क्लियर। अब इन दोनों में कैसे पता करें, तो देखो इसमें केवल प्लस आई लग रहा है, जबकि इसमें प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लग रहे हैं, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लग रहे हैं। तो प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लग रहे हैं, मतलब दो दो बढ़ाने वाले हैं, मतलब इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो थर्ड, उसके बाद 4, नोट करो। बोलो इतना समझ में आया, आगे बढ़े। अच्छा देखो यहाँ पे फिर वही बात, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे लोन पेयर है और लोन पेयर वालों का प्लस एम इफेक्ट होता है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर भी इसका प्लस एम इफेक्ट होगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे प्लस एम नहीं लगता है, मेटा पोजीशन पे प्लस एम नहीं लगता है। तो यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई, ठीक है। और यहाँ तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, ये एनिलीन है। यदि इनको नंबर देना चाहे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। चलो ऑर्डर बताओ क्या बनेगा। देखो सुनो बात को, क्या होता है, प्लस एम वाले तो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, जबकि माइनस आई बेसिसिटी को कम करता है ना। तो ये यहाँ पे माइनस आई लग रहा है तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि माइनस आई वाले घटाएंगे, ठीक है ना। तो 3 नंबर वाला सबसे पीछे आ जाएगा, ठीक। अब इनमें देखते हैं, तो ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज लग रही है, आर्थो इफेक्ट। क्या लग रहा है, आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट, ठीक है ना। क्या लग रहा है, आर्थो इफेक्ट। जैसे यहाँ पे प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ आर्थो इफेक्ट भी था, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो आर्थो इफेक्ट के कारण जो कंपाउंड होता है उसकी बेसिसिटी एनिलीन से भी कम हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ होगा, यहाँ पे प्लस एम तो है ही, उसके साथ आर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, तो आर्थो इफेक्ट के कारण ये जो कंपाउंड है इसकी बेसिसिटी एनिलीन से भी कम हो जाएगी, मतलब इसको एनिलीन के पीछे रखना है। तो पहले 2 नंबर वाला रख लो, उसके बाद एनिलीन मतलब 1 नंबर वाला, ठीक है। तो इनका मामला निपट गया, 3 2 1, अब कौन सा बचा, 4 नंबर वाला, तो अब 4 नंबर वाला आ जाएगा। बोलो समझ में आया। पहले मैंने क्या करा, माइनस आई वाले घटाते हैं तो 3 नंबर सबसे पीछे कर दिया, अब ये भी बढ़ाने वाला, ये भी बढ़ाने वाला, लेकिन यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लगेगा, तो आर्थो इफेक्ट के कारण इसकी बेसिसिटी एनिलीन से भी कम हो जाएगी, तो मैंने इसको एनिलीन के पहले रखा, ठीक है, एनिलीन के पीछे रखा और एनिलीन को आगे कर दिया, ये बन गया। और यहाँ पे फिर ये बचा है तो ये सबसे आगे आ जाएगा, नोट करो।
आगे देखें, यहाँ पे देखो। अच्छा, आर्थो इफेक्ट OH पे नहीं लगता है ना। आर्थो इफेक्ट OH पर नहीं लगता, याद रखना। आर्थो इफेक्ट OH पर नहीं लगता, मतलब OH वाले केस में हमको आर्थो इफेक्ट कंसीडर नहीं करना है। मतलब हम अब नॉर्मल बात करेंगे। तो यदि नॉर्मल बात करें तो इस पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर के कारण इसका प्लस एम इफेक्ट होगा और यहाँ पर भी प्लस एम इफेक्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट लगता ही नहीं है, तो फिर इसका यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, -I, ठीक है। अब सोचो, प्लस वाले बढ़ाते हैं माइनस वाले घटाते हैं, प्लस वाले बढ़ाते हैं माइनस वाले घटाते हैं, तो ये तो घटाएगा, मतलब इसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। तो यदि मैं नंबर दूं, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे -I लग रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे कम। तो 3 नंबर वाला सबसे पीछे जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखो उसके बाद ये भी बढ़ाने वाला, ये भी बढ़ाने वाला, लेकिन ये नॉर्मल है तो पहले नॉर्मल वाला आ जाएगा, 0 वाला। अब देखो ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, तो दोनों बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ाएगा। तो एक बात सुनो, एम इफेक्ट तो आर्थोपेरा पे बराबर लगता है, एम इफेक्ट आर्थोपेरा पे बराबर लगता है। एम प्रभाव ऑर्थो पेरा पर इक्वल होता है, इक्वल होता है भाई। एम इफेक्ट तो लग रहा है, लेकिन एम इफेक्ट आर्थो और पेरा पे इक्वल होता है, तो एम इफेक्ट से बात समझ में नहीं आएगी, फिर क्या करें। एक बात सुनो, प्लस एम के अलावा यदि मैं इसका एक और इफेक्ट देखूं तो -I भी लगता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे प्लस एम के साथ साथ और क्या लगेगा, -I। लेकिन हमको -I तभी लेना है जब हमको ये समझ में नहीं आए कि कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा, ठीक है ना भाई। मैंने पहले नॉर्मल इफेक्ट लिखे, लेकिन अब मेरे को इन दोनों में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, मतलब कौन ज्यादा बेसिक होगा कौन कम बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस एम, यहाँ पे भी प्लस एम, आर्थो इफेक्ट लग नहीं रहा है, तो प्लस एम तो आर्थोपेरा पे बराबर होता है, मतलब इसका एम प्रभाव जितना यहाँ लग रहा है उतना ही यहाँ लग रहा है, तो एम से समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इसलिए मैं एक और इफेक्ट इसका कंसिडर करूंगा। तो मेरे को पता है कि OH का -I भी होता है, तो अब मैं -I कंसिडर करके देखूंगा कि कौन ज्यादा बेसिक। तो देखो -I वाले घटाते हैं, तो ये यहीं का यहीं घटाता रहेगा पास का पास में ही, जबकि ये थोड़ा दूर है तो यहाँ पे कम प्रभाव पड़ेगा, मतलब कम घटाएगा, है ना। यहाँ पे बेसिसिटी कम घटाएगा, जबकि ये ज्यादा घटाएगा, पास का पास में -I डालेगा, तो इसकी कम इसकी ज्यादा, मतलब 2 नंबर वाला आएगा और सबसे आगे ये 4 नंबर वाला। समझ में आया कि नहीं आया। इसका -I है तो ये सबसे पीछे, इसका नॉर्मल इफेक्ट तो ये आ गया। अब इन दोनों में इसका भी प्लस एम, इसका भी प्लस एम, प्लस एम बराबर होता है आर्थोपेरा पे, समझ में नहीं आ रहा तो मैंने -I लगा के देखा, तो -I घटाता है तो यहीं का यहीं घटाता रहेगा, इसलिए ये कम बेसिक और ये ज़्यादा बेसिक, ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। यहाँ पे NO2 का -M इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे भी -M इफेक्ट लगेगा और यहाँ पे भी -M इफेक्ट लगेगा। अब बात, सॉरी, मेटा पोजीशन पे एम नहीं लगता ना, तो मेटा पोजीशन पे इसका कौन सा लगेगा, -I। अब सोचो सारे के सारे माइनस वाले हैं, सारे के सारे कैसे माइनस वाले, और माइनस वाले क्या करते हैं, बेसिसिटी को घटाते हैं, मतलब इनकी सब की बेसिसिटी इससे कम होगी, है ना। तो सबसे आगे तो मैं ऑर्डर में एनिलीन को ही रख दूंगा,
ठीक है ना। यदि इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, इसको 3 नंबर दे दें, इसको 4 नंबर दे दें, ठीक है ना, तो इन तीनों में तो माइनस इफेक्ट लग रहा है और माइनस वाले बेसिसिटी को घटाते हैं, तो ये तो तीनों ही घटाने वाले हो गए, मतलब इनकी सबसे कम यानी कि इसकी सबसे ज्यादा। तो आप 1 नंबर को सबसे आगे रख लो, रख लिया। अब बात को समझो, एम वाले भी घटाते हैं और आई वाले भी घटाते हैं, लेकिन एम वालों का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए एम वाले ज्यादा घटा देंगे, मतलब ये पहले आएगा। तो 3 नंबर वाला। अब इन दोनों में क्या करें, तो देखो बात को समझो, एम इफेक्ट आर्थ और पेरा पे बराबर होता है, जितना एम इफेक्ट यहां लग रहा है उतना ही एम इफेक्ट यहां लग रहा है, तो एम इफेक्ट से समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि एम के साथ साथ इसका माइनस आई भी लगता है, एम के साथ साथ इसका कौन सा लगता है, माइनस आई। देखो ऐसे केस में माइनस आई तभी कंसीडर करना है जब एम से समझ में नहीं आए। अब मेरे को एम से समझ में नहीं आ रहा क्योंकि NO2 का जितना एम इफेक्ट आर्थो पे लग रहा है उतना ही पेरा पे लग रहा है। याद रखना एम प्रभाव बराबर होता है, किसी ग्रुप का जितना एम इफेक्ट आर्थो पे लगता है उतना ही पेरा पे लगता है, ठीक है ना। तो कभी कभी हमको कंपेयर करना पड़ता है कि यार अब कैसे करें, तो उस कंडीशन में हम उसका आई इफेक्ट देखते हैं, या यदि हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। अभी यहाँ पे NO2 का माइनस एम के साथ माइनस आई है, क्लियर। अब देखो एम तो बराबर होता है, लेकिन जो आई इफेक्ट होता है वो दूरी के साथ कम ज्यादा होता है, जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी आई इफेक्ट उतना कम लगेगा। तो ये तो पास का पास में ही है, मतलब यही का यही इसका माइनस आई इफेक्ट इसकी बेसिसिटी को कम करता रहेगा, जबकि ये थोड़ा दूर है, ठीक है ना, ये दूर है, आई इफेक्ट दूरी के साथ कम होता है, तो यहाँ पे आई इफेक्ट कैसा होगा, लेस, जबकि यहाँ पे आई इफेक्ट कैसा होगा, मोर, ठीक है ना। तो ये बेसिसिटी को ज्यादा कम कर देगा जबकि ये उतना कम नहीं करेगा। तो पहले हम 4 वाला रखेंगे और इसको सबसे पीछे रखेंगे, ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो कई बार क्या होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की यदि स्टेबिलिटी देखनी है तो उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये पॉइंट आप याद कर लेना। देखो क्या है, जैसे आध्रुवी, आध्रुवी मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर अनुनादी संरचनाएं ध्रुवी यानी कि पोलर संरचनाओं से अधिक स्थायी होती है। देखो दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो जो नॉन पोलर होती है, जो नॉन पोलर होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, पोलर वाली से। वही लिखा है हमने कि नॉन पोलर अनुनादी संरचनाएं ध्रुवीय संरचनाओं से अधिक स्थायी होती है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो नॉन पोलर वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी किससे, पोलर वाली से, ठीक। अब यदि दो पोलर वाली, देखो ध्रुवीय अनुनादी संरचनाओं में पूर्ण अष्टक यानी कि कंप्लीट ऑक्टेट वाली संरचना अपूर्ण अष्टक वाली संरचना से अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है। मतलब यदि हम नॉन पोलर में भी दो स्ट्रक्चर में कंपेयर करना चाहें, नॉन पोलर में यदि सॉरी पोलर में, पोलर स्ट्रक्चर में भी यदि हम कंपेयर करें, जैसे हमारे पास दो पोलर स्ट्रक्चर है तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल वो होगी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्लियर, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और एक आखिरी पॉइंट है, अपूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक वाली संरचनाओं में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव होने से स्थायित्व कम हो जाता है। मतलब कोई स्ट्रक्चर ऐसी है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और उस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यदि है तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, ठीक है। मैं इसका ऐसा करता हूं, एक ऑर्डर बना देता हूं, आप याद रखना।
स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। क्या है ये? स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि जो नॉन पोलर होती है वो पोलर संरचनाओं से अधिक स्थायी होती है। मतलब पहले नॉन पोलर आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? नॉन पोलर, उसके बाद पोलर, उसके बाद पोलर। पहले नॉन पोलर और फिर पोलर। अब यदि नॉन पोलर और पोलर में कंपेयर करें तो ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन यदि पोलर में दो स्ट्रक्चर हो, एक ऑक्टेट कंप्लीट वाली और एक ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाली, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो पहले आएगी और जिसका कंप्लीट नहीं होगा वो पीछे जाएगी। मतलब ये कि नॉन पोलर तो आगे ही रहेगा, नॉन पोलर तो आगे ही रहेगा। लेकिन इसमें यदि दो स्ट्रक्चर है, कितनी है? दो। एक का ऑक्टेट कंप्लीट और एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो जो कंप्लीट ऑक्टेट वाली होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहां पे लिख देता हूं कंप्लीट ऑक्टेट और यहां पे लिख देते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है बेटा, पहले नॉन पोलर और फिर पोलर। पोलर में भी जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा वो आगे आएगी और जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो पीछे जाएगी। नोट करो। चलो एग्जाम्पल से समझे। देखो जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दी हुई है, क्या इनमें रिजोनेंस है? हाँ है। देखो कैसे। क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होता कि नहीं होता? हाँ सर होता है। क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होता कि नहीं होता? होता है। अच्छा, क्या लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है? हाँ जा रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये रिजोनेंस में भाग लेगा। ठीक है ना। तो ये इसके सर पे चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है। अच्छा, क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है? हाँ इसमें भी हो रहा है। देखो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये जो है ना, ये पॉजिटिव, ये डबल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव नीचे उतरेगा। तो यहाँ पे भी रिजोनेंस हो रहा है। अच्छा, क्या यहाँ रिजोनेंस है? हाँ यहाँ पे भी है। कैसे? ये जो नेगेटिव है ना, इस नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे भी रिजोनेंस होगा। क्लियर है? तो रिजोनेंस तो तीनों में ही हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी? तो देखो बात को समझो। इसमें कहीं पे चार्ज है क्या? ये तो मैंने बनाया अपने मन से। अभी इस पे चार्ज था क्या? नहीं था। मतलब ये हो गई नॉन पोलर। ये कैसी हो गई? नॉन पोलर। जबकि इनमें पोल बने हुए हैं। देखो पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल बन गए, मतलब ये दोनों पोलर है। ये दोनों कैसी है? पोलर। जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो पोलर, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो पोलर, वो पोलर। ठीक है ना बेटा। तो ये नॉन पोलर क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं आया अभी, जबकि इन दोनों पे चार्ज बना हुआ है, तो ये दोनों पोलर। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे? पोलर से। मतलब इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से ज्यादा होगी। अब यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, ठीक है, तो दोनों ही पोलर है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इनका ऑक्टेट देखना पड़ेगा। ऑक्टेट कैसे देखें? देखो सुनो, नेगेटिव कभी मत देखना, आप पॉजिटिव देख लेना। क्या देख लेना? पॉजिटिव। देखो बात को समझो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे उतार के बनाता हूं। CH2 यहाँ पे नेगेटिव, CH, ये डबल बॉन्ड, ये Cl और ये पॉजिटिव। नेगेटिव भले ही मत देखना, आप केवल पॉजिटिव देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये बताओ, जो क्लोरीन होता है, जो क्लोरीन होता है इसका ग्रुप नंबर क्या होता है? तो क्लोरीन का ग्रुप नंबर होता है बेटा 7। कितना होता है? 7। क्लोरीन का ग्रुप नंबर 7। अब सोचो, प्लस लगा है
मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले ही चला गया, ग्रुप नंबर 7 होता है, तो 7 में से एक पहले ही चला गया। अब कितने बचे? 6 बचे। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में चला गया। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा और एक इधर से कार्बन का होगा। तो क्लोरीन का ग्रुप नंबर कितना है? 7। 7 में प्लस लगा तो एक पहले ही चला गया। अब कितने बचे? 6। 6 में से एक इस बॉन्ड में चला गया, एक इस बॉन्ड में चला गया। अब कितने बचे? 4। कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? क्लोरीन का ग्रुप नंबर कितना होता है? क्लोरीन का ग्रुप नंबर होता है 7। कितना होता है? 7। तो 7 में से एक तो पहले ही चला गया, प्लस लगा, तो अब कितने बचे? 6। 6 में से 2 इस तरफ बॉन्ड में चले गए, अब कितने बचे? 4। 4 बचे। 4 को ऐसे बना दो, ठीक है। अब क्या करो? अब इसके आसपास आप देखो, क्या क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो 2 4 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 2 4 6 इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें, CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव और ये Cl। देखो कार्बन का ग्रुप नंबर कितना होता है? 4। अरे यार, CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव और ये Cl है ना। कार्बन का ग्रुप नंबर कितना होता है? कार्बन का ग्रुप नंबर होता है 4। कार्बन का ग्रुप नंबर कितना होता है? 4। ठीक है, मतलब इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से एक पहले ही चला गया, 4 में से एक पहले ही चला गया, तो बचे कितने? 3। अब 3 में से एक तो इस बॉन्ड में चला गया होगा, है ना, एक इस बॉन्ड में चला गया होगा, और हाइड्रोजन भी बना हुआ है ना, तो एक इस बॉन्ड में चला गया होगा ये। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, क्योंकि ग्रुप नंबर 4 है। 4 में से प्लस लगा तो एक पहले ही चला गया, अब कितने बचे? 3। तो 3 बॉन्ड में चले गए, मतलब मामला बराबर। अब देखो क्या इसके आसपास 8 हो रहे हैं? क्या इसके आसपास 8 हो रहे हैं? 2 4 6 नहीं, यहाँ पे भी 8 नहीं हो रहा है। हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं यार? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, कुछ गड़बड़ हो रही है। इसको फिर से देखते हैं, इसको फिर से देखते हैं। ऐसा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का ग्रुप नंबर कितना है? 7, है ना। 7 में से एक प्लस लगा तो एक पहले ही चला गया, अब कितने बचे? 6। 6 में से इधर 2 गए, तो बचे कितने? 4। तो 4 ऐसे बनाने पड़ेंगे, ये गलती हो रही थी, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो क्या हो रहे हैं? 8। हाँ सर हो रहे हैं, 2 4 6 8 हो रहे हैं। 8 मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो जब दो नॉन पोलर स्ट्रक्चर हो तो जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगी, किससे? इनकम्प्लीट वाली से। क्लियर है? नोट करो। चलो एक आखिरी और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रिजोनेंस हो रहा है? देखो क्या रिजोनेंस हो रहा है। हाँ है, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना,
तो लोन पेयर नीचे उतरेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब यहाँ पे रिजोनेंस है। अच्छा इनमें देखो, इनमें है क्या, हाँ देखो, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, क्लियर। तो यहाँ पे भी रिजोनेंस है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे ये नीचे उतर जाएंगे, ठीक। अच्छा क्या यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे भी है। ये जो पॉजिटिव है ना, ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस तो तीनों में ही है। फिर क्या करें, देखो इस स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे पोलर है, पोल बना हुआ है ना भाई। जब पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो दो पोल बन जाते हैं, है ना, उसी को पोलर बोलते हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है, जब पॉजिटिव नेगेटिव हो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो दो पोल बन गए ना, उसी को हम पोलर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसी है, नॉन पोलर, ठीक है ना। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो नॉन पोलर वाली होती है वो पोलर से ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई। अब इन दोनों में यदि पता करना है तो हमको ऑक्टेट देखना होगा। क्या देखना होगा, ऑक्टेट। अच्छा एक बात बताऊं, आप कभी भी माइनस के पास ऑक्टेट मत देखना, क्योंकि माइनस के पास जहां तक है कंप्लीट ही होता है। आप कहाँ देखना, आप देखना प्लस में। कहाँ देखोगे, प्लस में। जहां पे प्लस चार्ज लगा हुआ है वहां पे ऑक्टेट देखना। कहाँ देखोगे ऑक्टेट, जहां पे प्लस चार्ज लगा है वहां ऑक्टेट देखेंगे, क्लियर। क्योंकि माइनस वाले का तो कंप्लीट होता है। चलो देखें, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है इसका ग्रुप नंबर होता है, इसका ग्रुप नंबर होता है 6। कितना होता है, 6। और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का हमने अभी लिखा था, कार्बन का ग्रुप नंबर होता है 4, क्लियर। चलो पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। देखो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना है, 6। 6 में से देखो प्लस लगा तो एक पहले ही चला गया, अब कितने बचे, 5। 5 बचे, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक इसमें चला गया और एक इसमें चला गया। कितने चले गए, 3। 5 में से 3 और चले गए, अब कितने बचे, 2। तो 2 यहाँ पे बना दो, बना दिए। अब मेरे को पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर वाले के भी तो होंगे, ठीक है। अब देखो क्या 8 है, 2 4 6 8, हाँ सर 8 है, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट, या ऐसा बोल दो कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, क्लियर। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा यहाँ पे देखो कार्बन का ग्रुप नंबर कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। अब इसमें प्लस लगा तो एक तो पहले ही चला गया, अब कितने बचे, 3। 3 बचे, तो एक इस बॉन्ड में चला गया, एक इस बॉन्ड में चला गया, एक इस बॉन्ड में चला गया, मामला खत्म। अब देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर वाले का भी तो होगा, ये इस तरह से। अब देखो इसके आसपास क्या आपको 8 दिख रहे हैं, नहीं, 2 4 6, 6 ही है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट तब कंप्लीट होता है जब उसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनकम्प्लीट वाली कम स्टेबल होती है कंप्लीट वाली से, मतलब ये, ठीक है बेटा। कुछ आया समझ में, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये देख लो कि कौन सी नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर तो वैसे ही समझ में आ जाएगी, जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा वो नॉन पोलर, वो ज़्यादा स्टेबल। जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है वहाँ पे पोल बन रहे, मतलब वो पोलर। तो पोलर वाली में आपको क्या करना है, जिस एटम पे पॉजिटिव लगा है उसका ऑक्टेट देखना है, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो कम स्टेबल हो जाएगी, क्लियर। नोट करो। और क्या है इसमें,
बस अब कुछ नहीं है ना, खत्म हो गया। नोट कर लो। चलो, तो यहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रेंथ यानी कि क्षारीय सामर्थ्य और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखी। क्लियर। कल के लेक्चर में हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।